Hi, in anger, we should refrain both from speech and action. Today is 3rd of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सामी एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। नंदा देवी सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है, ये है उत्तराखंड में। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में है मेडिसिन लाइन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज होती है बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मुंबई महाराष्ट्र में है नावा शेवा पोर्ट। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी क्रिकेट स्टेडियम है उत्तर प्रदेश में। आज के सवाल है, वेयर इज दिस बनेरघट्टा नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? इन विच स्टेट इज द खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड? लोवलीना बोर्गोहायन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? What was the theme of the World Day Against Trafficking 2021? अभी कुछ ही दिन पहले ये देखा था हमने, ट्रैफिकिंग 2021। दो स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च द मिशन कॉल्ड निसर। इसका दोनों स्पेस एजेंसीज का नाम बताइए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज तीन होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। Indian Forest Services was established as the third All India Services in which year? What is the maximum term of Central Vigilance Commissioner and other Vigilance Commissioner? इनका tenure का maximum term क्या होता है, कितने साल? So these are questions for today. आज की vocabulary है penury, मतलब impoverishment है, गरीबी है। breach का मतलब होता है violate करना, contravene करना, break करना। renowned artist है, फेमस है, सेलिब्रेटेड है। पेलिएटिव का मतलब होता है वो एलिविएटिंग है, दर्द है उसको कम कर रहा है, सूदिंग है, सेडेटिंग है। रिविफाई का मतलब होता है नई जान डालना, गिव न्यू लाइफ और विगर टू। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary करना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक्स हैं, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन स्टेट्स ऑन केसेस अंडर सेक्शन दिस 66A। आज इसको फिर से देखते हैं। दिस इज अनडेड सेक्शन। आज हम समझते हैं जो ये डेटा आया है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। तो टुडे विल गेट टू नो कि व्हाट इज दिस टर्म BOP, ट्रेड डेफिसिट। गवर्नमेंट इंटरवीन कब करती है? प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग करेंसी के? गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इंपोर्ट बास्केट क्या है और एक्सपोर्ट इंडिया का बास्केट क्या है? और फिर हम इस पे 2018 GS3 का एक सवाल भी तैयार करेंगे। दिस इज वेस्टलैंड, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, और अगेन 2018 का एक सवाल है वेस्ट डिस्पोजल का। दिस इज कृष्णा रिवर, तेलंगाना और आंध्रा के बीच लड़ाई हो रही है, तो आज हम जानते हैं पेनिनसुला की ये इंपॉर्टेंट रिवर्स को। दिस इज द कस्प, फैदम सेरो सर्वे डेटा विद कॉशन। दिस इज हेडलाइन नंबर। PLFS ने जो रिपोर्ट आई है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, बट इसकी फाइन डिटेल्स जो है वो आज हम समझते हैं। द हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वी नीड मोर क्रिएटिव, वेरी गुड आर्टिकल ऑन दिस NEP 2020। Preventive detention only to forestall public disorder. This is food fortification, नई किताब है विजय गोखले साहब की। This is fire in Turkey. टाइगर रेंज बढ़ रही है, माउंटेन्स में बढ़ रही है, विल गेट टू नो। और ये है ई रूपी, ये क्या है? वॉलेट है, सोडेक्सो वाउचर टाइप है, विल गेट टू नो। And this is CSET solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है और फर्स्ट हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया स्टेट्स को कि सेक्शन दिस 66A के अंदर अभी भी क्यों बुक किया जा रहा है, विच इज रॉन्ग, बिकॉज ये सेक्शन जो है 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को, जिसमें था ऑनलाइन स्पीच unconstitutional on grounds of violating the freedom of speech guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. See, इंडिया में जो भी IT रिलेटेड चीज़ है ना, उसका ये एक बहुत बड़ा एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट हो रहा है, वो ऑनलाइन कंटेंट अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है
तो उसमें क्या होता था पहले कि अगर वो स्पीच गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, भड़काऊ है, तो तुरंत सेक्शन 66A के अंदर उस कंटेंट क्रिएटर को या जिसने पोस्ट किया है उसके खिलाफ FIR हो जाती थी, अरेस्ट कर लिया जाता था। पर ये जो सेक्शन 66A के जो शब्द थे वो बड़े क्लियर कट नहीं थे, उसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा थी। तो सेक्शन 66A का यूज कम होता था और मिस यूज ज्यादा होता था, और इसी मिसयूज के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ही स्ट्रक डाउन, बिकॉज ये राइट टू फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके अगेंस्ट था, और फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ दिस स्पीच। सेक्शन 66A invalid is often invoked out of ignorance but serves as a tool of harassment। तो सी 66A 2015 में हटा दिया गया, बट अभी 2021 तक ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बहुत सारे पुलिस चौकियों में ऑफिसर्स अपडेटेड नहीं है, तो वो लोगों को बुक कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं अंडर दिस सेक्शन 66A। तो पिछले कुछ टाइम से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आई थी कि सेक्शन 66A अभी भी चल रहा है, तो उस बात पे ये क्लियर कट वर्डिंग्स में बोला है कि सेक्शन 66A अब नहीं है, तो अब सेक्शन 66A के अंदर आप किसी को बुक नहीं कर सकते। ये फेमस केस है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जिसमें IT एक्ट के दिस सेक्शन 66A को हटा दिया गया था, ऑफेंसिव मैसेजेस एंड ऑल, सी बिकॉज ये वेगनेस थी। बट सेक्शन 66A हटा है, सेक्शन 69A अभी भी वैलिड है। तो अगर वेबसाइट या ऐसा कोई कंटेंट वॉयलेट कर रहा है सोशल स्ट्रक्चर को, या फिर एंटी नेशनल है, तो गवर्नमेंट उस कंटेंट को वेबसाइट से या फिर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा सकती है। तो सेक्शन 69A अभी भी वैलिड है, बट सेक्शन 66A इज नॉट वैलिड एज ऑफ टुडे। तो दिस इज अबाउट सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000। सेकेंड जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट $35 बिलियन। जुलाई का एक्सपोर्ट 34% हायर है देन प्री कोविड-19 लेवल। तो 2019 में कोविड-19 से पहले जो हमारा एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट मतलब ये हमारी कंट्री है, जो सामान हम बाहर भेज रहे हैं वो एक्सपोर्ट है। सामान और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और जो बाहर से हम कंट्री में बुला रहे हैं दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। ओके, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी के लिए यूजुअली जो एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उससे फॉरेन अर्निंग ज़्यादा होती है, डॉलर ज़्यादा आएंगे, तो दैट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। तो यूजुअली जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, ग्रीन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बनाए ही इसलिए गए हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। इम्पोर्ट अगर बढ़ता है तो हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है और हम थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं। बट इंडिया एक स्पेशल केस है, बिकॉज इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूज पॉपुलेशन है, तो हमारी सेल्फ कंजम्पशन वाली इकोनॉमी अभी तक रही है। बट 1991 से जब से LPG के रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमने अपनी इकोनॉमी को रीमॉडल करना चालू कर दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, स्टेडी राइज हुआ है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का इन दिस मंथ, विच इज़ अ गुड थिंग। अब एक्सपोर्ट में भी ना फाइन डिटेल्स हमें देखनी चाहिए कि हम पार्टिसिपेट करें ग्लोबल वैल्यू चेन में। ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या होता है कि जैसे कार है, कार का स्पेयर पार्ट किसी दूसरी कंट्री में बन रहा है, इंजन किसी दूसरी कंट्री में बन रहा है, सीट कवर्स, टायर्स कहीं और बन रहे हैं, बैटरी कहीं और बन रही है। तो दिस इज अ ग्लोबल वैल्यू चेन। हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्लोबल वैल्यू चेन से, ताकि जो एक्सपोर्ट है वो हमारा स्टेडी हो पाए और हम वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटरलिंक हो पाए। टारगेट करना चाहिए हाई इनकम कंट्रीज में, कुछ जो बहुत प्राइस वाले एक्सपोर्ट है ना उस पर हम फोकस करें। जैसे इंडिया डायमंड्स ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट करता है, हम रॉ डायमंड्स बुलाते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, और उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। स्पेशलाइजेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, जैसे वेपन्स में हमने स्पेशलाइजेशन कर दिया, हम तेजस का एक्सपोर्ट करने लग गए, तो ये कुछ सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। स्टेबल और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग जो है, इससे हमें FDI ज़्यादा मिलेगी, तो वो भी हमें हेल्प करेगा। करेंसी कॉम्पिटिटिव रखनी चाहिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर गुड। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट हम फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट को कम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए बनना होगा आत्मनिर्भर भारत, मतलब हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज में कम करें। तो इंपोर्ट भी राइज हुआ है $41.8 बिलियन,
46.4 जून में, और इतना प्री पैंडेमिक एक्टिविटी। अब सी, आज की डेट में अभी जो इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है, तो उसमें नंबर्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हमें। हमें फोकस करना चाहिए ट्रेंड क्या है, कि पिलर्स क्या है, और इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। इकोनॉमी आपको पढ़ना है ना, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी इकोनॉमी की ये होती है कि पूरे इकोनॉमी के सिलेबस में कुछ 200 से 250 से ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है। ये 200 टू 250 क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे एक्सपोर्ट समझ लिया, इंपोर्ट समझ लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लिया, करेंसी समझ लिया, ऐसे अराउंड 200 टू 250 कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लो। इसके बाद कोई मोटी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट फोकस करो करंट अफेयर्स में। बिकॉज इकोनॉमी के जो सवाल आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को वो लिंक कर देते हैं किसी करंट अफेयर इवेंट से, और उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो इकोनॉमी इज लाइक प्रिपेयर द बेसिक, देन इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। ओके, तो जैसे बेसिक में हम समझते हैं बीओपी ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है। तो शॉर्ट टर्म फैक्टर क्या होते हैं। बीओपी ट्रेड डेफिसिट इसलिए होता है कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हम डेफिसिट में आ जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट। जैसे चाइना के साथ हम बोलते हैं हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, बिकॉज चाइना से बहुत सारा सामान हम बुलाते हैं और वहाँ कम सामान हम भेजते हैं, तो हम डेफिसिट में आ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस ट्रेड का डेफिसिट। शॉर्ट टर्म फैक्टर्स क्या हो सकते हैं ट्रेड डेफिसिट के, ये कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं। नंबर 1, बूमिंग होम इकोनॉमी। इसका मतलब हाई कंज्यूमर डिमांड है। हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट है, रुपी थोड़ा सस्ता है। रुपी मतलब $1 पे से 73 है, तो इससे क्या होता है, जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। हम खुद बनाए वो महंगा पड़ेगा, बजाय हम बाहर से इंपोर्ट करा लें, तो हम इंपोर्ट को प्रमोट करने लग जाते हैं, और उससे फिर हमारा डेफिसिट होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक वीकनेस है, इससे एक्सपोर्ट की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो डेफिसिट जो हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट, ये दो फैक्टर पे है, इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो डेफिसिट होगा, एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है तो डेफिसिट होगा। तो ये है शॉर्ट टर्म फैक्टर। मीडियम फैक्टर है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। अब जैसे आंसर भी लिखते हैं ना, तो सॉल्यूशंस बताते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, इमीडिएट, और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो डेफिसिट के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। चाइना जापान की तरह हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते, कॉम्पिटिटिव नहीं है। डिक्लाइन है कंपैरेटिव एडवांटेज में। जो वर्ल्ड इकोनॉमीज है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करना प्रेफर करती है, बिकॉज यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। इंडिया में भी ऑल्दो कम है, बट कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। लो लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और कॉम्पिटिटिव नहीं है, इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो ये बीओपी के शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फैक्टर्स हैं। अब इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जैसे टैरिफ लगा देती है। टैरिफ मतलब जैसे बाहर से कोई चीज़ बुला रहे हो, शुगर बुला रहे हैं, सरकार ने उस पर टैरिफ लगा दिया, तो वो शुगर महंगी हो जाएगी, तो इम्पोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो ऐसे करके गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलता है और वो इम्पोर्ट को डिस्करेज करती है। कोटाज लगा देती है कि आप केवल 10 क्विंटल शुगर ही बुला पाओगे, तो दिस इज कोटा। एक्सचेंज कंट्रोल करती है, मनी वैल्यू फॉरेन करेंसी की कंट्रोल करेगी। एम्बार्गोज लग जाते हैं, मतलब ब्लैंकेट टाइप ऑफ बैन लग गया है कि ये चीज़ हम इंपोर्ट नहीं करने देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हो जाते हैं, रेड टेपिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सब्सिडी चलती है, सब्सिडी चलती है, एक्सपोर्ट जो फर्म्स हैं उनको सब्सिडी देती है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो व्हाट आर दीज आर गवर्नमेंट इंटरवीन्स। टैरिफ, कोटा, एक्सचेंज कंट्रोल, एम्बार्गो, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर एंड सब्सिडी। अब करेंसी भी एक टर्म है। अगर रुपी, जैसे हम बोलते हैं $1 पे से पहले 50 था, अब $1 हो गया 73, तो रुपी का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है। बट अगर रुपी का स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो इंपोर्ट सस्ता मिलेगा, जैसे अभी $1 का 73 है, तो हमें $100 की चीज़ के लिए हमें से इतना पैसा देना पड़ रहा है, 7,300 रुपये। बट अगर यही $1 अगर 10 रुपये हो जाए तो $100 की चीज़ के लिए हमें 1,000 रुपये ही देना पड़ेगा, सस्ता हुआ ना। तो चीपर हो जाता है इंपोर्ट अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लेशन कम होता है। इन्फ्लेशन अगर अपवर्ड प्रेशर जो इंटरेस्ट रेट पे, अब इन्फ्लेशन कम होगा तो उससे और बेनिफिट्स आएंगे।
तो दीज आर ऑल लिंक्ड विद टू दिस स्ट्रॉन्ग करेंसी के पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स क्या होते हैं? अगर करेंसी स्ट्रांग हो जाती है तो कॉम्पिटिटिवनेस ट्रेड एक्सपोर्ट की कम हो जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट महंगा पड़ेगा। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट रिड्यूसेस होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो ऐसे करके ना चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक होने लग जाती है। तो ये सारे हैं कॉन्स। डोमेस्टिक डिमांड एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर करेगी, क्योंकि अपवर्ड प्रेशर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कम होगा। तो ये प्रोज हैं और कॉन्स हैं करेंसी के। अब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी कंपटीशन फ्रॉम लो वेजेस कंट्री। जैसे चाइना में ह्यूमन राइट्स है नहीं, वहाँ पे बहुत सस्ता माल प्रोडक्शन हो जाता है, तो उससे लो वेजेस कंट्री से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात पे एम्फेसाइज करते थे। इन्फेंट इंडस्ट्री को कंपटीशन से हम बचाने की कोशिश करेंगे, हम डंपिंग को प्रिवेंट करेंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स को प्रिवेंट हम प्रोटेक्ट करेंगे। और पॉलिटिकल पर्पसेस भी होते हैं, जैसे यूएस ने क्यूबा पे एम्बार्गो लगा दिया। तो द पॉइंट इज, हर कंट्री अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस बनाए रखना चाहती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है। कैसे करती है? ऐसे। और क्यों करती है? बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इंपोर्ट क्या क्या कराते हैं? प्राइमरली इनके नंबर 1 2 3 रैंकिंग चेंज होती रहती है, बट प्राइमरली हम जेम्स एंड प्रीशियस मेटल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, ऑप्टिकल टेक्निक, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, कंप्यूटर्स, एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स, आयरन एंड स्टील, शिप्स एंड बोट्स। ये चीज है हमारा प्राइमरली इंपोर्ट का बास्केट। एक्सपोर्ट हम क्या कराते हैं? अब कच्चा तेल बुलाया, उसको हम प्रोसेस करके बेच देंगे। व्हीकल्स अदर देन रेलवे, इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी है। जेम्स हमने बुलाए, इसका प्रोसेसिंग करके, जैसे सूरत में डायमंड का, हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। मशीनरीज है, फार्माक्यूटिकल के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। क्लोथिंग्स हम करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिक मशीनरी। सो दीज आर सम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और इनमें भी कैटेगरी होती है सर्विसेज की और दिस मर्चेंडाइज गुड्स की। इंडिया में सर्विसेज हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट सेक्शन में सर्विसेज हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बजाय दिस गुड्स के। तो दिस इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। इंडिया का स्टेटस क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस डेफिसिट क्यों हो रहा है ट्रेड में, बीओपी, गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों करती है, कैसे करती है, करेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब सी 2018 में GS3 में सवाल आया था, हाउ वुड द रीसेंट फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जैसे अभी हमने देखा ना, पॉलिटिकल पर्पस, एम्बार्गो क्यूबा में लगाया, डंपिंग, इन्फेंट कंपटीशन, तो फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन, तो ये भी हमने यहाँ पे देखा करेंसी के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो द फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन वर्ल्ड ट्रेड इफेक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से आप इसको कनेक्ट कर दो। जो क्लास 11th 9th 10th 11th की इकोनॉमीज की बुक्स है ना, आप उसे क्लास 9th से स्टार्ट करो, 10th पढ़ो, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो। 12th में भी माइक्रो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बुक्स ना फ्लो में पढ़ो, ये नहीं कि सीधा आप 12th पढ़ रहे हो। 9, 10th 11th 12th एक फ्लो में बिंज वॉच करो, एक दिन में कंप्लीट करो। यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये सारी एनसीईआरटीज भी है, और बिना डिस्टॉर्शन के जो कंटेंट लिखा है एज इट इज वो वीडियो में है। तो फॉलो दीज वीडियोस, फॉलो दीज बुक्स। ये बड़ा अच्छा सवाल है, और सारा कंटेंट आपको इस एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। तो इकोनॉमी में बस यही करना है, एनसीईआरटी से बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। सो कनेक्टेड विद दिस करंट, उस टाइम के कॉन्सिक्वेंसेज, इसको 2021 भी कर सकते हैं एंड कनेक्टेड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, अब जो सेकंड है दैट इज, दिस इज अबाउट वेस्ट लैंड। बिफोर दैट फ्रंट पेज में हमने ये देख लिया, ये पॉलिटिकल है, दिस इज पॉलिटिकल। वाटर वे, दिस इज फ्लड, फ्लड जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रहा है, और ऐसे बसेस डूब गई यहाँ पे। सो गोगरा हॉट स्प्रिंग में अभी कोई अग्रीमेंट नहीं हो रहा है। चाइना की स्ट्रैटेजी हमें पता है, टाइम बाय कर रहा है। देन दिस इज अबाउट, सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये सेकंड पेज है, दिस इज चांदनी चौक। चांदनी चौक का रिवैम्प हो रहा है, और रिवैम्प में ये रीडेवलपमेंट चल रहा है चांदनी चौक में। 15 अगस्त तक टारगेट है इनका। दिस इज वेस्ट लैंड। अब सी, ये भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है, वेस्ट लैंड। अब वेस्ट लैंड पे आपको कोई सवाल करना है तो स्वच्छ भारत मिशन हमें पता होता है, रैंकिंग भी पता होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे हम एम्फेसाइज करते हैं। जैसे ये एक डंप यार्ड
है ना, दिल्ली में ऐसे पहाड़ बने हुए हैं, कचरे के पहाड़ है, और वहां पे सारा डंप आके यहाँ पे मिलता है। बिकॉज डंप आता है तो डिसीजेज होती है, तो यहाँ पे डेंगू मलेरिया के लिए ऐसे यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, चिकनगुनिया के केसेस भी यहाँ पे होते हैं। अब जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, इसका नंबर वन रूल ये होता है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन हो। सेग्रीगेशन मतलब जो ओरिजिन है वेस्ट का, वहीं से उसको सेपरेट कर दिया जाए कि ये मेटल वाला वेस्ट है, ये पेपर है, ये ग्लास है, प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक, बैटरी, लाइट बल्ब, ई वेस्ट। अगर सेग्रीगेशन सोर्स पे ही हो जाता है तो इसका रिसाइकलिंग इजी हो जाता है। अब जैसे ये कचरे का ढेर है, यहाँ आप सेग्रीगेट करोगे ना तो बहुत मुश्किल आएगा कि आपको हर एक कचरा अलग अलग देखना है क्या नहीं है। सोर्स पे अगर सेग्रीगेशन हो जाता है जहां वो कचरा जनरेट हुआ, तो इसका प्रोसेसिंग इजी हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, और एक बहुत बड़ा जो खतरा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इकोलॉजी लॉस हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ई वेस्ट। कुछ दिन पहले हमने माइक्रोप्लास्टिक्स भी देखा था। तो बैटरीज में भी हम ई व्हीकल्स की बात करते हैं, बट बैटरी डिस्पोजल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वेस्टेज का सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। अब सी 2018 GS3 में फिर सवाल आ गया, what are the impediments in disposing of the huge quantities of discarded solid waste which are continuously being generated? See, how do we remove safely the toxic waste that have been accumulating in our habitable environment? बड़ा अच्छा सवाल है। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, दोनों को आप सॉल्व करो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेंस। मेंस में हार्डली कभी ऐसा होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले आपने कुछ पढ़ लिया और अगले दिन वो एग्जाम में पूछ लिया गया। इवन प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये जो एग्जाम्स है ना, ये डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि वो स्टूडेंट अच्छा करेगा जो कंसिस्टेंटली रोज पढ़ता है, कंसिस्टेंटली रोज पढ़ता है। दिस इज नॉट अबाउट सेमेस्टर एग्जाम की एक दिन पहले सब पढ़ लिया, अगले दिन जाके पेपर में लिखा है, नो। तो ये हमें एवरीडे पढ़ना जरूरी है। अब ये चीज जो है ना, इसके पॉइंट्स हम कंटिन्यूअसली एवरीडे बात करते हैं। गंगा पॉल्यूशन में देखा, माइक्रो प्लास्टिक्स देखा, अभी ये सेग्रीगेशन का देखा, स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग देखी। तो इन सब चीजों को आप कनेक्ट करो, और एक बार आपने अभी तक सिलेबस वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट सिलेबस वीडियो एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। ये बड़ा आसान चीज है। मुश्किल चीज केवल एक ही आती है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, वो आती है कंसिस्टेंसी। अगर बहुत साधारण सा स्टूडेंट भी अगर डेली पढ़ रहा है ना, वो विद इन 6 months, विद इन अ ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देन दिस इज अबाउट PV सिंधु, एक्सेलेंट। IMD ने प्रेडिक्ट किया क्लाउडी स्काइज है टिल August 8 तक। क्लाउड एंड दिस प्रिडिक्शन, वेदर का फिनोमिनॉन। ये कोविशील्ड फिर आ गई है, बैक आफ्टर अ ब्रेक। वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज झारखंड, अभी यहाँ पे दिस जांच चल रही है। देन दिस इज अबाउट माइन कोल इन मध्य प्रदेश, और ये है कृष्णा डिस्प्यूट। सी, कृष्णा डिस्प्यूट, ये जो कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर है, तो यहाँ पे ना आंध्रा और तेलंगाना में कंटिन्यूअसली टसल है। कुछ ही दिन पहले हमने इंटर दिस स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ा था, और सारी रिवर्स देखी थी कि किस किस जगह भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। आज हम देखते हैं कि ये रिवर्स कौन सी है। सी, जो साउथ इंडिया है ना, इनको बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला क्यों है? बिकॉज ये पेनिनसुला है, इसके एक साइड है अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ इंडियन ओशन है। तो दिस इज 3 साइड वाटर, सो दिस इज अ पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला का जो स्लोप है, ढाल है, वो इस साइड है, टुवर्ड्स दिस बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो ढाल इधर है, और हमें पता है वाटर कैसे फ्लो होगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी, दिस लोअर पोटेंशियल एनर्जी, तो वाटर विल फ्लो लाइक दिस। तो एक वाटर रिवर डिवाइड भी होता है जो ऐसा कुछ है। तो इधर की जो रिवर्स है ना, वो सारी अपना वाटर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की हाइट है, और कुछ छोटी रिवर्स होती है वो इस साइड आती है अरेबियन सी में, बट जो मैक्सिमम रिवर है दे ट्रेवल इन दिस पाथ। देयर आर 2 एक्सेप्शंस, नर्मदा एंड ताप्ती। आप बताओ ये एक्सेप्शंस क्यों हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल की स्लोप इस साइड है, नर्मदा और ताप्ती को भी इधर फ्लो होना चाहिए था, बट नर्मदा और ताप्ती यहाँ पे फ्लो हो रही है, सी, और ये जा रही है यहाँ पे दिस खंबात की खाड़ी अरेबियन सी में। इसका रीजन क्या है ये आप बताओ। अब सी, हम कुछ रिवर्स हैं, क्विकली इन्हें देख लेते हैं। जो रिवर्स डायरेक्टली सी में मिल रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल आया है जैसे पालर रिवर, पेनार रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? बट दे आर डायरेक्टली मूविंग टू सी, सो ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है।
तो रिवर्स हमें जानना है, जैसे ये दामोदर है, ये ब्राह्मणी रिवर है, ये माउथ ऑफ गंगा है, ये महानदी रिवर है, ये यहाँ पर है चिलिका लेक, ये इंद्रावती है, वेन गंगा है, पेन गंगा है, ये सब देखिए मिल रही है गोदावरी में। और ये रिवर गोदावरी आ रही है, नीचे से आ रही है मांगरी रिवर। रिवर अगर ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो ये रिवर का लेफ्ट हो गया, ये रिवर का राइट हो गया। जो राइट से आएगी, अगर डायरेक्शन ये है, आप उस डायरेक्शन पे खड़े हो जाओ जिस डायरेक्शन पे रिवर फ्लो हो रही है। जो राइट से आ रही है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो लेफ्ट से आ रही है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये रिवर गोदावरी का फ्लो ऐसे है, यू स्टैंड इन दिस तो यू विल गेट दिस राइट एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो ये गोदावरी हुई। गोदावरी के नीचे दो बड़ी रिवर है, कृष्णा और दिस कावेरी। कृष्णा में देखिए ये भीमा है, रिवर कृष्णा है, तुंगभद्रा है, दिस इज हंगरी, और ये बनती है रिवर कृष्णा। इसके वाटर शेयरिंग में डिस्प्यूट है। फिर इसके नीचे एक छोटी रिवर है पेन्नार, और ये कावेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, और एक पालर रिवर भी है। ये कुछ लेक्स हैं, बंकिंगम, पुलिका, जोग फॉल्स है, श्रावती और बेमांद लेक है, वेम्बानंद लेक। दीज आर बैक वाटर्स ऑफ केरला। मैपिंग का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना एटलस लो, एटलस में ये सारी एंट्रीज को आप हाईलाइट करते जाओ, और मल्टीपल टाइम्स जब टाइम मिले 5-6 मिनट 10 मिनट के लिए पन्ने पलटाइए। जितने बार ये गो थ्रू होगा आंखों के सामने से, उतना ही विजुअलाइजेशन बेटर होगा और चीजें याद रहेंगी। ओके, दिस इज द कस्प। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज कृष्णा डिस्प्यूट। दिस इज फुल्ली वैक्सीनेशन, बोल रहे हैं कि इनको अलाउ किया जाए ट्रैवल के लिए। दिस इज द कस्प। ये आर्टिकल है और दिस आर्टिकल है, दोनों में कोविड रिलेटेड बातें हैं कि कोविड के लिए हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अहेड विद वैक्सीनेशन हम करें कि रिपीट नहीं करें जो सेकेंड वेव की हमारी प्रॉब्लम्स आई थी। सेकेंड वेव जब अप्रैल में हुआ था तो हमने हॉरर स्टोरीज देखी थी ना, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचें। ओके, बाकी रेगुलर टॉक है कि सेरो सर्वे भी बढ़ाना है हमें, और हम ट्रैक रखें कोविड का स्प्रेड नहीं होने दें। ये पॉलिटिकल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। दिस इज फैदमिंग सेरो सर्वे डेटा विद कॉशन। इसमें भी रेगुलर टॉक है, कुछ नई बात नहीं है कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ना, तो सेरो सर्वे से ये पता चल जाता है कि वायरस का स्प्रेड किस हद तक हुआ है, एंटीबॉडीज कहाँ तक डेवलप हुई है। अगर ये डेटा मिलता है तो हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। सेरो सर्वे से कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें टेस्टिंग हो, वैक्सीनेशन हो, क्लिनिकल डेटा हो। डेटा होगा तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेटर होगा। तो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर पाएंगे ऑनगोइंग इन्फेक्शन की रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन्फेक्शन का और केसेस का। सो दिस इज सेरो सर्वे। तो दीज थ्री, और ये है अबाउट हेडलाइन नंबर। इसमें भी वैसे कोई नई बात नहीं है, बट पीएलएफएस डेटा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आई थी रिपोर्ट, दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा। इंडिया में लेबर है, लेबर मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, पीरियोडिक मतलब हर कुछ अंतराल में इस वर्किंग पॉपुलेशन का एक सर्वे होता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट है तो किस सेक्टर में है, ऐसे करके सर्वे होता है। तो एविडेंस है, सजेस्ट पीएलएफएस डेटा ने ऑल्दो बताया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है। बट अगर फाइन लाइंस देखें ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के और दूसरे रीजंस हैं। ये जो डेटा है वो एक्यूरेट पिक्चर इतना करेक्टली बता नहीं रहा है। अर्निंग्स लोगों की कम हुई है और कंजम्पशन कम हुआ है, तभी हम बार बार बोलते हैं डिमांड कम हो गई है इकोनॉमी में। तो पीएलएफएस जो है डेटा वो कैप्चर करता है इंडिकेटर, ये 3 इंडिकेटर। फर्स्ट है एलएफपीआर, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, दे आर वर्किंग और सीकिंग वर्क, काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हुआ। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है, ये बताता है प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो वर्क कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, ये बताता है कि उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये 3 की इंडिकेटर कैप्चर करता है पीएलएफएस। पार्टिसिपेशन रेट ऑफ लेबर, वर्क और पॉपुलेशन का रेशियो क्या है वर्कर और पॉपुलेशन का, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। जो पीएलएफएस है ना, वो कैटेगराइज भी करता है वर्कफोर्स को कि कौन सेल्फ एम्प्लॉयड है, रेगुलर वेजेस वाला कौन है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्सेस। तो ऐसे इसमें सेग्रीगेशन भी है। एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होता है डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज मतलब जो काम 5 लोगों को करना है उसके लिए 10 लोग लगा रखे हैं। ये 10 लोग कहने को तो एम्प्लॉयड है बट प्रोडक्टिविटी 0 है, बिकॉज वो काम 5 से भी हो सकता था। तो एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ सिंक, जिसको काम नहीं मिलता वो खेती में लग जाता है। तो एम्प्लॉयड है सो कॉल्ड, बट प्रोडक्टिविटी 0।
एब्जॉर्बिंग द वर्क फोर्स दैट कैन नॉट फाइंड रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी विमेन का डोमिनेट ज़्यादा कर रहा है, विमेन के नंबर ज़्यादा है। तो दिस टेल्स कि जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा उससे जॉब लॉसेस हुए। जॉब लॉसेस में भी जो मेन है, मेन का जॉब लॉस कम हुआ है और मेन का जॉब लॉस के बाद रिकवरी भी हो गई है, वापस जॉब मिल गया। बट विमेन वर्कफोर्स अभी अनएम्प्लॉय हो गई है। मैसिव अर्निंग का लॉस हुआ है, कंजम्पशन कम हुआ है। तो द पॉइंट इज PLFS इज गुड बट डिटेल्ड और एक्यूरेट डेटा इज रिक्वायर्ड। इसका जो सर्वे है उसको हम और ब्रॉडन करें, उसमें जो क्वेश्चन है ना, बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछें। ये लेन देन करेगा क्वेश्चन है, बट द कॉस्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ रिलायबल एंड टाइमली डेटा है, उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑल्दो हम क्वेश्चन में सवाल बढ़ाएंगे तो ये कंबर्जन प्रोसेस हो जाएगी, बट हमें मिलेगा एक्यूरेट डेटा और वही हमें चाहिए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस PLFS। द हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें बात है नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज वी नीड मोर क्रिएटर्स। सी यहाँ पे था द हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिमिनलाइजिंग वेलफेयर इश्यूज, वी नीड मोर क्रिएटर। एक्सेलेंट आर्टिकल। मैं जो भी आपको बताता हूँ ना, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह, बहुत कुछ इंस्पायर होती है कि रीसेंट गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कि सरकार किस डायरेक्शन में सोच रही है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हमने ये पकड़ लिया ना कि सरकार क्या क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, और हमने पढ़ाई भी उसी ओरिएंटेशन में किया, तो एग्जाम ना ये केक वॉक होते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा जो पॉइंट था ना वो ये था कि हमें रोबोट्स नहीं बनाने। रोबोट्स क्या होते हैं कि सबको एक चीज बता दिया, सब ने वो रट लिया, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। इससे क्रिएटिविटी नहीं आएगी, जो इंडिविजुअलिज्म है वो नहीं होगा। जैसे इकोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज गुड। सिमिलरली एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, और उसका जो यूनिक चीज है ना उसको एनकरेज करना चाहिए, ना कि सबको सेम मोल्ड में ढालना चाहिए। वी नीड मोर क्रिएटर। अब इसमें जो एजुकेटर्स है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। एंगेजमेंट ज़्यादा रखें, इंटीग्रेट करें टेक्नोलॉजी को उनकी अप्रोच में। हम एनकरेज करें क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता बढ़ाएं। ये नहीं कि बस स्पून फीडिंग हो गया और स्टूडेंट ने वही रिप्रोड्यूस कर दिया और एग्जाम में सवाल थोड़ा घुमा के पूछ लिया तो स्टूडेंट ब्लैंक हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन। सी आई एम्फेसाइज ऑल द टाइम, कम्युनिकेशन बेटर करिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअलिज्म, दिस इज अबाउट टीम एफर्ट। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सी आंसर आप जो लिखते हो ना ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का कोई सही और गलत आंसर होता नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप अपना बेटर, आप मुझसे बेटर सोच सकते हो, सबसे बेटर सोच सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेट, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्शन होना चाहिए, सोशल और क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स कंट्री है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया इज डाइवर्स। क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन इज जरूरी। प्रोडक्टिविटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, आप जो बोल रहे हो लिख रहे हो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो। स्ट्रेंथन करे इंडिविजुअल्स एबिलिटी एट द वर्क प्लेस। तो ऐसे अगर हम स्टूडेंट्स ऐसे ऑफिसर्स बनाएंगे ना तो वो एक्चुअल में वर्क में जाके अच्छा काम करेंगे, फील्ड में जाके अच्छा काम करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। यूपीएससी में भी, इंटरव्यूज में, इवन आर्म्ड फोर्सेस में भी, एवरीवेयर दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ये जो क्वालिटीज है ना बहुत अप्रिशिएट की जाती है। टेक्नोलॉजी टूल्स आर फोर्सिंग ह्यूमन बींग्स टू रिमेन कंज्यूमर्स। सी अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम क्लिक बेट करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल का आपको बताया था ना मैंने कॉन्सेप्ट, इनफाइनाइट स्क्रॉल जब यूआई डिजाइन होता है तो हम ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं कि वो यूजर हमेशा गेट हुक टू योर कंटेंट। वो दिन भर बस मोबाइल में स्क्रॉल करते रहे, कौन सा नया वीडियो आया, दिस दिस दिस। तो वो कंज्यूमर बन रहा है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया आपको फोर्स करता है टू स्क्रॉल माइंडलेसली। आप देखना इंस्टाग्राम में रील चलती जा रही है, यूट्यूब में रील, देयर इज नो एंड। माइंडलेस स्क्रॉल है और इसका कोई फायदा नहीं होता है। रादर देन कंटेम्पलेट और एंगेज मीनिंगफुली। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, माइंडलेस स्क्रॉल पे हमें फोकस करना है कि कुछ मीनिंगफुल वहां पे हम सीखें। दिस शोज दैट कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट, इमोशनल कनेक्ट जरूरी है, इमर्सिव लर्निंग होनी चाहिए। ये एजुकेशन में ज्यादा
फायदे में रहेगी। जिससे आज की डेट में जो नए स्टूडेंट है, नई जनरेशन है, आप लोगों वैसे ही इतना अच्छा एक्सपोजर मिला है आप लोगों को, टेक से भी हो, यू आर सो गुड। द ओनली थिंग इज इसमें कंसिस्टेंसी ले आए, इसमें डिसिप्लिन ले आए और मोटिवेशन ले आए, इमोशनली स्ट्रांग बने, यू ऑल विल आर गोइंग टू डू वंडर्स। सो इमर्सिव लर्निंग जरूरी है, एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। अब एजुकेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट, ये भी जरूरी है। एजुकेशन इज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट चैनल्स क्रिएट अडिक्टिव कंटेंट। इससे क्या होता है, दे मेक्स यू सस्पेंड रियलिटी, ऑल द सीजन्स आर डन। आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो बट एक्चुअली में आप पढ़ नहीं रहे हो। तो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप बना रहना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट, ओके। सो वी नीड मोर क्रिएटर, एंड एजुकेशन में हम इन सब चीजों पे एम्फेसाइज करें, ओके। तो दिस इज द वे यूज करना है टेक्नोलॉजी को जुडिशियली। टेक्नोलॉजी हमारा, हमें टेक्नोलॉजी का स्लेव नहीं बनना है, ओके। वी हैव टू बी मास्टर। प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली टू फोरस्टॉल पब्लिक डिस्कोर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये हमारा होप है, अच्छा जेवलिन, वेरी गुड चांस कि हम यहाँ पे मेडल जीत सकते हैं। लेट अस सी। हॉकी तो आज हार गए, अब देखते हैं थर्ड रैंक के लिए क्या होता है। मेंस हॉकी, विमेन अब अभी है, उसमें होप है अभी। देन दिस इज अबाउट लोकसभा में बिल पास हो गए बिना डिस्कशन के। टॉप पीएमओ ऑफिशियल क्विट, नो अग्रीमेंट येट ऑन गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग। चाइना को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली टू फोरस्टॉल पब्लिक डिसऑर्डर। सी, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है बट ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है, रेगुलर वर्क के लिए नहीं होना चाहिए। एक्स ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अबॉट अभी इंडिया में है। कोवैक्सिन एंटीबॉडीज, डेल्टा एंड इट्स सब लीनिएज रिड्यूसेस कोवैक्सिन एंटीबॉडी, एक नया स्टडी है। स्टूडेंट अपबीट इन पंजाब इज स्कूल ओपन। ये है मैंडेटरी फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी। फूड में, राइस में अगर एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाएगा राइस फोर्टिफिकेशन। तो बात यह है कि फूड फोर्टिफिकेशन इज गुड, बट प्राइमरली जो हमें डिपेंड होना चाहिए वो होना चाहिए हेल्दी डाइट पे। जो नॉर्मल खाना खाते हैं ना, इसमें भी आप डाइवर्सिटी लो, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स लो, मिल्क लो, दिस आलमंड्स लो, डाइटरी डाइवर्सिटी हो। इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, बजाय हम एक या दो जो फूड है उसमें फोर्टिफिकेशन करके आर्टिफिशियल वे में हम दिस न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रोवाइड करें। ये एक्सपर्ट्स ने बोला है। फोर्टिफिकेशन इज गुड, बट जो बेस्ट है वो ये है कि हेल्दी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज करें। यूएस पुल आउट वर्जन अफगान क्राइसिस, ऑब्वियसली घनी बोल रहे हैं ये। देन जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इनएलिएनेबल है, पार्ट ऑफ इंडिया। ये त्रिमूर्ति जी ने यहाँ पे बताया। इफ देयर नीड्स टू बी अ चेंज इन स्टेटस, इट इज द वेकेशन ऑफ पीओके। ये हमारी ऑफिशियल लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज ब्लेजिंग इन्फर्नो। इन्फर्नो मतलब ह्यूज आग लग गई है। ये कहाँ पे लगी है? दिस टर्की में। मिलियंस अंडर लॉकडाउन इन चाइना बिकॉज ऑफ कोविड। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन। अब एक ये प्रॉब्लम है कि जैसे वैक्सीनेशन है ना, इसमें वैक्सीनेशन हेजिटेंसी होती है, अफवाहें फैला दी जाती है। तभी इंडिया देखिए पोलियो फ्री हो गया है, बट पाकिस्तान अभी तक स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन ही नहीं लगाने जा रहे हैं। पोलियो वैक्सीनेशन टीम पे अटैक हुआ, नॉट गुड। देन दिस इज हांगकॉन्ग। पीएमआई है, दिस इंडेक्स बताता है 50 प्लस है मतलब एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, 50 लेस है मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो पीएमआई डेटा आया 55.3, इसका मतलब इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग भी रिकवरी हो रही है। पीएमआई डेटा आता है आईएचएस मार्केट के द्वारा। गवर्नमेंट मस्ट हेल्प कट कार बाइंग कॉस्ट टू लिफ्ट सेल्स। कार की सेल्स नहीं हो रही है। अब सी, मोनोपोली क्यों खराब होती है? मोनोपोली से क्या होता है? कंपटीशन नहीं आता। मोनोपोली से जो नया टैलेंट है, इनोवेशन, वो नहीं आता। मोनोपोली से जो यूजर्स होते हैं ना, वो डिसएडवांटेज में रहते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे मोनोपोली हो रही है, मोनोपोली नहीं डुओपोली हो गई है कि केवल एक जियो है और एक एयरटेल है, थर्ड कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है लोगों के पास, या तो जियो या एयरटेल। तो दिस इज रॉन्ग। और यही बात यहाँ पे दिस वीआई जो था, पहले आइडिया था, वोडाफोन, दोनों मिल गए, फिर भी इनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो इन्होंने इस बात को रेज किया है। नो फॉर्मल प्रपोजल फ्रॉम केन और दिस इज रिजम्पशन एनएफडीसी जीजी पावर एंड दिस इज इंडियन विमेन टीम माइटी ऑस्ट्रेलिया मार्च इनटू सेमीफाइनल। चक दे। देन विनिंग बैक टू बैक मेडल्स बहुत स्पेशल है। एंड दिस इज स्पोर्ट्स, ओके। सो दिस इज द हिंदू, दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज एक्सीलेंट।
और लद्दाख स्टैंड ऑफ में अभी कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है। दिस इज आइडिया। सी, डुओपॉली अनवांटेड आउटकम है। डुओपॉली ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है इंडिया के लिए। ये बड़ी अच्छी बुक है, इसको भी अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। दिस इज चाइना ट्राइड टू यूज लेफ्ट टू स्कटल न्यूक्लियर डील। ये एक्चुअली पूरे एक्सपीरियंसेस हैं विजय गोखले साहब के। 20 ईयर्स इन चाइना इन्होंने स्पेंड किया है। बड़े अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे इसमें। द लॉन्ग गेम, विल हैव अ टॉक ऑन दिस लेटर। देन दिस इज फोर्टिफाइड बिकॉज 15 अगस्त आ रहा है। कोई अनटूवर्ड एक्सीडेंट या फिर ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए प्रोटेस्ट। न्यू फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर हुई वेस्टर्न घाट में। शी इज अ विनर, पीवी संधू, शी इज अ विनर। ऑन द अप, पैराडाइज फॉर पिग्स, चाइना का फेवरेट फूड है दिस पिग। देन दिस इज वंस अपॉन अ कॉमिटी, सेटिंग न्यू हाउस रूल्स। और दिस इज इंडिया एंड ग्रेटर मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का मैप देखा था कुछ ही दिन पहले हमने। मिडिल ईस्ट, इंडिया को यहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओपनिंग है कि अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाए मिडिल ईस्ट में। द आर्ट ऑफ ब्लिंकन, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज आया है। इनको बोला जाता है कैमरा ट्रैप। कैमरा ट्रैप, ये जो टाइगर है ना, इसका हमने स्किन भी देखा था बिग कैट्स कुछ दिन पहले। ये हर टाइगर की जैसे अपनी फिंगरप्रिंट होती है ना, ऐसे ही हर टाइगर की स्ट्राइप्स यूनिक होती है। तो हम कैमरा लगा देते हैं ऐसे पेड़ पे, टाइगर जैसे ही वहां से क्रॉस करेगा, टाइगर या कोई भी एनिमल, वो कैमरा एक फोटो खींच लेता है। तो इसको बोलते हैं कैमरा ट्रैप। तो अभी जो डेवलपमेंट है ना वो ये है, इंडिया में मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर ऐसे बहुत स्नो में या हाई एल्टीट्यूड में यूजुअली नहीं जाता है। बट अभी कैमरा ट्रैप लगाए तो हम देख रहे हैं कि ये मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड में, सी मिशमी हिल्स ऑफ अरुणाचल का है ये कहाँ का है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भूटान का है। ये सिक्किम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस पांगो लाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये आस्कॉट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की। तो ये जो एरिया है ना, ये हाई एल्टीट्यूड में है, बर्फ है यहाँ पे, ऊंचे पहाड़ है, और यहाँ पे भी टाइगर मिल रहा है। तो क्या ये बता रहा है, ये चीज़ ये बता रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, टाइगर की हैबिटेट भी चेंज हो रही है। बट बाद में ये लिखा है यहाँ पे कि अभी अर्ली प्रिडिक्शंस नहीं करने चाहिए, कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। साइबेरियन टाइगर भी रोम बहुत जगह करता है, बट उसका जो होम टेरिटरी है वो एक फिक्स जगह होती है। तो सिमिलरली जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो ऐसे घूमने फिरने चला गया होगा ऊपर, बट टेरिटरी अभी भी नीचे ही है उसकी। लेट अस सी, दिस इज डेल्टा प्लस, कोवैक्सिन वर्क्स अगेंस्ट डेल्टा प्लस वेरिएंट। देन दिस इज अफगानिस्तान, और दिस इज बेलारस, कोवैक्स अलायंस। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट ई रूपी टू डिलीवर टारगेटेड ट्रांसपेरेंट लीकेज फ्री बेनिफिट। कीवर्ड याद रखिए, टारगेटेड है, जिसको पहुंचाना है उस तक पहुंचे। ट्रांसपेरेंट है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, फेयर है, और लीकेज फ्री है। मतलब इंडिया में बोलते हैं ऊपर से पैसे ज्यादा आते हैं, जब तक उसके पास पहुंचते हैं वो पैसे कम हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट आया था फॉर्मर पीएम। सो टारगेटेड ट्रांसपेरेंट एंड लीकेज फ्री बेनिफिट है ये। अब सी, ये है ई रूपी। ई रूपी ये ना एक काइंड ऑफ, जैसे कंपनीज में सोडेक्सो देते हैं ना, कंपनी ने सोडेक्सो दे दिया, अब जो कंपनी का फूड आउटलेट है वहीं पे आप सोडेक्सो को एज अ करेंसी यूज कर सकते हो। तो ई रूपी भी वही एक चीज है। ये प्रीपेड है पहले से, जैसे सोडेक्सो पहले से पेड होता है। और ई वाउचर है, मतलब कि आपको 100 रुपए खाने के लिए देना है सरकार को। तो सरकार एक एसएमएस, एनक्रिप्टेड एसएमएस आएगा आपके पास, या फिर एक वाउचर आएगा जो मतलब क्यूआर कोड है, और उस वाउचर एसएमएस को लेके आप शॉप में जाओगे, दिस जो फेयर प्राइस शॉप है, सोडेक्सो दिखाओगे, मतलब ई रूपी दिखाओगे, वो उतना पैसा उतना खाना आपको दे देगा। अब ये जो एसएमएस है, जो कूपन है, ये इंडिविजुअली आपसे लिंक्ड रहेगा, तो इसमें कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस भी नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा इनोवेटिव तरीका बताया जा रहा है। दिस इज ई रूपी। बेसिकली ये एक सोडेक्सो कूपन है जो टेलर मेड है आपके लिए, सोडेक्सो कूपन। तो कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है। एनपीसीआई इसको प्रमोट किया है। एनपीसीआई इंडिया में जो भी काम होता है ना डिजिटल में, वो एनपीसीआई इज द आंसर। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है। इन सब ने मिलकर ई रूपी सिस्टम डेवलप किया है। डिजिटल पेमेंट होगा, है ना, डिजिटल मैनर में, बिना किसी फिजिकल इंटरफेस में। इसमें कोई इंटरमीडियरी भी नहीं होगा, तो लीकेजेस नहीं होंगे। तो जैसे हॉस्पिटल का कुछ टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, चाइल्ड वेलफेयर का कुछ पैसा देना है, ड्रग्स का कुछ देना है, मेडिसिन देना है, सर्विस देना है, तो उनको सरकार ऐसे सोडेक्सो टाइप कूपन दे देगी, और वो कूपन को वो एनकैश करा के सर्विस ले लेंगे। क्यूआर कोड या एसएमएस का एक स्ट्रिंग होगा, ओके।
तो दिस इज अ डिजिटल टोकन, लीक प्रूफ है और इजी है। नाम याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना है इससे सवाल आएगा। ई रूपी प्रीलिम्स में, ई रूपी प्रीपेड ई वाउचर, जब भी ऐसी कोई नई चीज आती है ना वो तुरंत सवाल पूछ लेते हैं उसमें। दिस इज ई रूपी। ओके, देन दिस इज फर्स्ट लेडीज, दिस इज हिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र में अभी हम यूएनएससी में अगस्त में, यूएनएससी में अभी हम टाइम बाउंड नॉन परमानेंट मेंबर है, बट अगस्त में हम क्या होंगे, इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग की स्थापना की गई थी। इन 6 मुख्य अंग में क्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप परिषद जो बाद में हट जाएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय सेक्रेटेरिएट। ये ऐसे 6 पार्ट बने थे यूएनएससी चार्टर के थ्रू। इसमें जो ये है दैट इज दिस सुरक्षा परिषद, दिस इज अ वेरी पावरफुल बॉडी। इसका काम ही होता है वर्ल्ड सिक्योरिटी को बनाए रखना, प्राथमिक जिम्मेदारी है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिए सिफारिश करते हैं, बट सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के लिए निर्णय लेने और बाध्यकारी, मतलब यूएनएससी ने बोला ये करना है तो वो करना है, दिस इज बाध्यकारी कंपलसरी प्रोविजंस की शक्ति होती है। तो इसीलिए यूएनएससी बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट में है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। नॉन परमानेंट जो है उसमें अभी इंडिया यहाँ पर है। तो 10 गैर स्थायी होते हैं, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और इनको ऐसे टाइम टू टाइम चुना जाता है। अब ये जो 15 है ना, इन 15 के बीच में जो प्रेसिडेंटशिप है वो रोटेट होती है मंथली बेसिस में। तो अभी अगस्त की जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, अब ये सी सेट में देखते हैं। इस टाइप के सवाल में आई हैव टोल्ड यू हमेशा हायरार्की बनाइए। जैसे बी है, ए इज बी सिस्टर, मतलब ये दोनों एक जनरेशन के होंगे, है ना। देन बी सी, बी है, बी सी इज बीज मदर, सी बी की मदर है। डी जो है वो सीज फादर है और ई है वो डीज मदर है। अब जहां मदर लिखा है मतलब वी आर श्योर सिस्टर मदर की वो फीमेल है, तो आप उसको आइडेंटिफायर लगा दो, इससे कभी जेंडर कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपने हायरार्की बना दी, जेंडर भी आइडेंटिफाई, जो श्योर शॉर्ट है उसको कर लिया। अब पूछा है डी और ए का रिलेशन, तो वो होगा ग्रैंड डॉटर का। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बात है कि आपने हायरार्की बनाई, ओके, और फिर आपको बताना था बॉय इज गर्ल्स, तो ये आ जाएगा दिस ब्रदर, बिकॉज ये यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं सेम हायरार्की में, और दिस इज गर्ल एंड बॉय ब्रदर। देन थर्ड क्वेश्चन में भी आप हायरार्की बनाओ, पर्सन, मदर, फादर। इस सवाल में अब ये आ रहा है कि जो फादर है उसकी केवल एक ही डॉटर है, और यहाँ वो मदर लिखा था और इधर कोई दूसरी वुमन लिखा था। इसका मतलब है ये जो वुमन है और ये जो मदर है ये दोनों एक है। हो भी सकता है ना, मदर है और फिर वुमन है, फिर साथ ही साथ मदर भी है। सो दिस इज सेम पर्सन, तो द आंसर इज मदर। 3 times the first of 3 consecutive odd integer is 3 more than the twice the third. The third integer is very simple, do it. The product of two numbers is 9375 and the quotient when the larger one is divided by the smaller is 15. Product दिया है, quotient दिया है, the sum of the number क्या होगा? Easy, do it. If a 2-digit number, if it is known that its units digit exceeds its tens digit by 2 and that the product of the given number and the sum of its digit is equal to 144, then the number is what? Easy, do it. So these are very easy question, do it quickly. CSAT for today, this is solution. हिंदी में हमने जाना संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, ई रूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको आगे और पढ़ेंगे। देन टाइगर का दिस रेंज है, वी नीड मोर क्रिएटर, हमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट में भी कंज्यूमर माइंडसेट मत लाइए, ये कंज्यूमरिज्म नहीं। स्टूडेंट और टीचर का भी रिलेशन सेल्समैन एंड कंज्यूमर का नहीं होता है। सो स्टूडेंट भी कंज्यूमरिज्म नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्टूडेंट बनना है। देन दिस इज अबाउट हेडलाइन नंबर, सेरो सर्वे, रिवर्स है। ट्राई दिस क्वेश्चन and try this question as well. So this is 3rd of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.